नमस्कार दोस्तों। न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल आज छपा हुआ है, डिकोडिंग कैविट इन कार्बन ट्रेडिंग पॉलिसी। कार्बन ट्रेडिंग पॉलिसी के बारे में है ये। पर्यावरण और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देख देखते हैं इस आर्टिकल को। 8 अगस्त को लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 पारित होने के साथ ही बहुप्रतीक्षित कार्बन ट्रेडिंग बाजार का अब आकार लेने की उम्मीद जगी है। हालांकि यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन एक चेतावनी की है, शुरू में हार्ड टू एबेट सेक्टर एस तक सीमित रहेगा। शब्द हार्ड टू एबेट नीति के दायरे और प्रभाव करते हुए कई सवाल उठाता है। इसके अलावा मौजूदा जो प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पीएटी योजना भी कथित तौर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करती है, जिससे यह स्पष्ट सवाल उठता है कि समान उद्देश्यों वाली दो नीति क्यों कार्बन बाजार को एस तक ही क्यों सीमित रखा गया है। अब सवाल होता है कि एस शब्द क्या है। एस शब्द एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जहां प्रौद्योगिकी की कमी है या फिर निषेधात्मक लागत के कारण। ये निषेधात्मक लागत के कारण जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन NZE जीरो नेट एमिशन की स्थिति में पहुंचना मुश्किल है, अर्थात जहां पर कार्बन एमिशन को जीरो करना, नेट जीरो करना मुश्किल है। तो सीई कार्बन युक्त सी कार्बन एमिशन जो होता है वो कार्बन युक्त जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान या सीमेंट, स्टील, आयरन आदि की औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं में होता है। थर्मल पावर के लिए के स्थान पर हम ऊर्जा स्रोत ईंधन जैसे नवीनीकरण या सौर ऊर्जा को प्रतिस्थापित करके सीई को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर सीमेंट उद्योग है या थर्मल है, थर्मल पावर जो प्लांट होते हैं वहाँ पर कोयला जलता है, लेकिन उसकी जगहों पर हम थर्मल की जगहों पर पवन ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा, और को पवन ऊर्जा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर सौर ऊर्जा है, इन के इस यूनिट स्थापित करके इनको कम कर सकते हैं। वही पेट्रोल डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिकल वाहन चला सकते हैं। वही मिट्टी, तेल, गैस के बजाय हम घरेलू बिजली के उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि औद्योगिक प्रक्रियाएं जहाँ की रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति ऐसी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अपरिहार्य उत्पादन होता है। मतलब बहुत से रासायनिक उद्योग हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ही निकलना है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस है, रसायन और केमिकल में सीमेंट क्लिंकर है या लोहे के उत्पादन में है। वहाँ पर सी को बेहतर प्रक्रिया को रोकना मुश्किल है, लेकिन हम एक सी कार्बन एमिशन को एक बेहतर प्रक्रिया या दक्षता के साथ कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो भारत का सीमेंट उद्योग है वो शायद दुनिया में सबसे कुशल है, क्योंकि इसमें जो कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता है वो वैश्विक जो 634 किलोग्राम प्रति टन है, उसकी अपेक्षा 576 किलोग्राम प्रति टन तक कम होगी। लेकिन आगे की प्रक्रिया दक्षता को हम सीमित कर पाना अभी टेक्नोलॉजी के आधार पर मुश्किल है। अब दूसरा टर्म आता है पीएटी। पीएटी योजना क्या है? पीएटी योजना का अंतर्गत 13 ऊर्जा गहन क्षेत्र, ऊर्जा गहन क्षेत्र मतलब जहाँ ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों के बारे में, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, सीमेंट उद्योग है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, इस्पात है, लुगदी और कागज है, उर्वरक है। उर्वरक में पेट्रोलियम ऊर्जा की मांग को कम कर सकते हैं, जैसे रिफाइनरी, केमिकल वितरण कंपनियां, रेलवे, कपड़ा, वाणिज्यिक भवन, इनकी जो ऊर्जा क्षमता में सुधार किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर हम ऊर्जा का कम इस्तेमाल करके या फिर नई टेक्नोलॉजी लाके यहाँ पर ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़े, ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि कार्बन क्रेडिट बच जाएगा। एक सीमा से नीचे ऊर्जा खपत को कम करके जो व्यापार योग्य ऊर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, जैसे 1 मेगावाट की कमी किसी ने कर दी तो उसको एक सी कम करने के लिए एक क्रेडिट मिलना चाहिए। ये भारत में अधिकांश जो सीमेंट संयंत्र है वो पीटी योजना से अतिरिक्त लाभ की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सीमेंट संयंत्र जो है यहाँ पर हैवी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर इसको अभी तक वर्तमान के अनुसार तो मुश्किल ही है, बल्कि हो सकता है भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम इसमें कुछ काम कर पाएँ। इसके अलावा इसमें भारत का एस टी ए के बारे में दिया गया है।
कार्बन ट्रेडिंग की प्रभावकारिता। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है ये जानना ज़्यादा जरूरी है। कार्बन ट्रेडिंग होता क्या है? तो कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन का ट्रेडिंग कैसे करते हैं? तो कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन होता है। तो बहुत से औद्योगिक देश हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं और ज़्यादा करते हैं। तो एक समझौता हुआ था यूएनएफसीसी द्वारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर। तो उसमें एक समझौता हुआ था, उसके अनुसार प्रत्येक देश को एक लिमिट दे दी गई थी कार्बन क्रेडिट, मतलब कार्बन उत्सर्जन करने का एक, तो कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकता है उसी को कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। और कार्बन ट्रेडिंग जो है वो उसी कार्बन क्रेडिट में, जैसे कि सपोज कीजिए किसी देश का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, या फिर जैसे यूएस वगैरह कंट्रीज हैं, इनकी जो कार्बन उत्पादन, जो ये कार्बन उत्पादन करते हैं वो अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो समझौता जो एक प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान के शहर में, तो वहाँ पर एक निर्णय लिया गया था कि जो औद्योगिक देश हैं वो, और जो कम औद्योगिक या विकासशील देश हैं उनसे, अब जैसे हर प्रत्येक किस्म से भारत की अगर देखा जाए कि भारत की जो कार्बन क्रेडिट की क्षमता है वो 250 मिलियन टन है। मतलब भारत 250 मिलियन जो यूएनएफसीसी द्वारा सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक फ्रेमवर्क था, इसके अकॉर्डिंग भारत को 250 मिलियन कार्बन क्रेडिट मिला हुआ है। तो ऐसे ही अलग अलग देशों को अलग अलग मिला है। तो सपोज कीजिए भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, भारत को 250 मिलियन बना हुआ है, और अब भारत का जो औद्योगिक विकास या भारत की जो कार्बन उत्सर्जन है वो 250 मिलियन से ज़्यादा है। तो भारत क्या करेगा? कार्बन, तो दूसरे देश जिनकी उनको मिली हुई कार्बन क्रेडिट्स की उनकी अगर कम है तो वो कार्बन क्रेडिट उन देशों से खरीद लेगा। तो कार्बन का ये क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का खरीदना या बेचना ही कार्बन ट्रेडिंग है। और जो कार्बन ट्रेडिंग का मार्केट है वो भविष्य में फिर काफ़ी काफ़ी एक उद्योग का रूप ले लेगा, एक अच्छा खासा बिजनेस का रूप ले लेगा। जो जिस देश के पास कार्बन क्रेडिट ज़्यादा है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पर जो अभी विकसित नहीं हो पाए, जहाँ पर औद्योगिक विकास नहीं हुआ, उन देशों के पास कार्बन क्रेडिट बच जाएगा। और जो दूसरे औद्योगिक देश हैं या जो विकसित देश हैं, उन पे वो अपनी क्षमता, जो उनको कार्बन क्रेडिट की क्षमता मिली हुई है, वो उससे कहीं ज़्यादा कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करेंगी। तो उन्हें कार्बन क्रेडिट को मैनेज करने के लिए तो उन देशों से वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। एक पेरिस समझौते के अनुसार जलवायु प्रतिबंध जो संयुक्त राष्ट्र का पैनल है उसने एक लिया था कि 2050 तक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री के नीचे लाने की बात उसमें समझौते में हुई थी। और हाल तब हुआ था कि जो कार्बन क्रेडिट है उसकी जो तब माना जा रहा था कि उसको 40 से 80 डॉलर प्रति टन का उसमें बात कही गई थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं। 2021 में ही कार्बन की जो कार्बन क्रेडिट का जो कीमत बताई जा रही थी वो लगभग 68 डॉलर प्रति टन का था, लेकिन भविष्य में लगभग 2030 तक इसका 80, और और हो सकता है कि 2030 तक 80 डॉलर प्रति टन, और उससे भविष्य में हो सकता है कि इसमें 150 से ऊपर चला जाए। तो कार्बन बाजार का जो विचार ये हो मानता है कि जो बाजार की गतिशीलता इष्टतम मूल्य खोज को सक्षम करेगी, जो प्रदूषण के लिए निवारक और पर्यावरण की रक्षा में निवेश करने वाली संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन है। ये उद्देश्य अब तक पूरा होता नहीं दिख रहा है वर्तमान में, लेकिन हालांकि ये भी शुरुआती दिन है। लेकिन प्रस्तावित कार्बन बाजार जो है वो धीरे धीरे जीवंत होगा और एक मजबूत स्थिति में बनेगा। दूसरा आज का हमारा आर्टिकल है द हिंदू में छपा हुआ, देयर आर नो इजी आंसर टू फ्रीबी इशू। फ्रीबी इशू जो ये मुफ्त में दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो ये इसके बारे में बताया गया है इसमें।
मुफ्तखोरी के मुद्दे को आसान जवाब नहीं, मतलब जो फ्री भी जो मुफ्तखोरी या जो मुफ्त में जो मुफ्त की जो योजनाएं आजकल राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र द्वारा जो दी जा रही है उसके बारे में कहा गया। इसमें कहा गया कि जो तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन ने 1982 में ये अपनी तरह का एक योजना चलाई थी, मिड डे मील कह सकते हैं, जो मध्याह्न भोजन योजना। तो उस समय उनकी पार्टी ने और अखिल भारतीय मुनेत्र द्रवण करण AIDMK ने, दोनों ने इसका विरोध किया था। लेकिन ये इसका अगर मूल उद्देश्य देखा जाए तो ये ज़्यादातर गरीबों के लिए अच्छा ही था। तो किसी भी योजना की जो सफलता या असफलता एक व्यापक बिंदु दर्शाती है। तो बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं जो कल्याणकारी प्रभाव को शुरू में पकड़ना कठिन होता है, या फिर देखा जाए तो पहले पहले तो लगता है कि वर्तमान में बहुत सी ऐसी योजना है जिनका फ्री भी मुफ्त की योजना है करके हम उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो एक खास वर्ग को उस चीज़ का लाभ तो देती हैं और अन्य वर्ग उसका विरोध भी करते हैं। ये भी एक जायज़ बात है। तो अर्थशास्त्रियों के लिए हो सकता है कि जो वस्तु और गैर वस्तु, योग्य और अयोग्य की बात करते हैं कि ये किसको दिया जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सभी को मिले और समान उसका वितरण भी हो, लेकिन एक खास वर्ग को उसका फ़ायदा हमेशा ही रहता ही है। तो ये फ्रीव्यू वाला इश्यू काफ़ी उठ रहा है। हो सकता है इसमें PCS में या फिर IS में ये क्वेश्चन आ सकता है, फ्रीव्यू योजनाएं क्या है, या फिर इंटरव्यू में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बहुत सी योजनाएं हैं फ्रीबी के बारे में। तो मुद्दा फ्रीबी पर खर्चा नहीं बल्कि उत्पादन बनाम अनुत्पादक व्यय का विकल्प है, अर्थात फ्री में खर्च करना चाहिए या फिर उत्पादन के क्षेत्रों में ही इसका खर्च किया जाए, ये एक मुद्दा है। लेकिन ये कहना बहुत अच्छा नहीं होगा कि हमें मुफ्त में दुर्लभ धन को उड़ाने के लिए बजाय रोजगार सृजन में निवेश करना चाहिए। लेकिन उद्योग या सेवाओं में नौकरियां अपेक्षाकृत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पास ही जाती हैं, ये भी एक सच बात है क्या। लेकिन जिनके पास शिक्षा और इसे बहन करने के साधन नहीं है या जो अनपढ़ लोग हैं तो उनका फ्रीबी का बड़ा हिस्सा उन लोगों को जाता है, तो उत्पादक खर्च से पैदा हुई नौकरियों तक वो पहुँच नहीं पाएंगी। तो उनको फ्रीबी के थ्रू अगर कुछ फ़ायदा मिलता है या वो अपने जीवन यापन कर पाते हैं तो ये गलत भी नहीं कहा जा सकता इसको। उत्पादन व्यय के सापेक्ष मुफ्त में कितना खर्च करना है यह भी एक विकास बनाम इक्विटी का सवाल है। मतलब हमको कि हम सब कुछ फ्री में ही बांटते रह गए और विकास के लिए हमारे पास पैसा ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि इसको राजनीति से हटकर जो हमारी जन कल्याण की भावना है या जो हमारा संवैधानिक तौर पर व्यक्ति की गरिमा की बात की जाती है कि उसको कम से कम एक स्वतंत्र गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो उसके लिए आवश्यक हो वो तो मिले। पिछले कुछ समय से इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सवाल उठा रहा है कि इसको दिया जाए या ना दिया जाए, इसमें राजकोषीय दबाव पड़ेगा। राजकोष पर दबाव पड़ना एक लाजमी हो सकता है क्योंकि मुफ्त उपहार हर एक को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ राजनीति के लिए इनको देना वो उचित नहीं कहा जा सकता। हाँ, जन कल्याण के लिए अगर ये योजनाएं हैं तो उसको किसी वर्ग विशेष को फ़ायदा हो रहा है